हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा था? रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? रदरफोर्ड मॉडल के बारे में हमने पढ़ा था। तो रदरफोर्ड मॉडल ने क्या कहा था कि जो हमारे एटम है, क्या है? एटम जो है वो किसकी तरह? सोलर सिस्टम की तरह है। किसकी तरह है? हमारा सोलर सिस्टम की तरह है। इसमें सन किसकी तरह? न्यूक्लियस की तरह। न्यूक्लियस में क्या है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है, और इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन होल्ड कर रहा है क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट कीजिए तो उसकी वजह से गोल गोल घूम रहे हैं। लेकिन वो एक तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता पाया था कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और दूसरी बात वो क्या नहीं बता पाया था कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बता पाया था कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जो ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं ये कैसे पॉसिबल है। ये चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन को 10⁻⁸ सेकंड के अंदर क्या कर देना चाहिए था? न्यूक्लियस के अंदर स्पाइरल कर देना चाहिए था। तो ये हो नहीं पाया। ठीक है, तो ये हुआ नहीं, तो इसीलिए हमारा जो रदरफोर्ड मॉडल था ये उसके ड्रॉबैक्स थे। कुछ हद तक सही भी था और कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। अच्छा, अब इसको ओवरकम करने के लिए बोर्ड्स ने अपने वो कुछ कॉन्सेप्ट दिए। अच्छा, उससे पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं। एक हमारा क्या होता है? टर्म होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, और एक टर्म होता है हमारा मास नंबर। एक टर्म हमारा क्या होता है? मास नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है आपका? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल स्टेट, इन न्यूट्रल स्टेट। जैसे कि लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसे कि हम बात करें अगर सोडियम की, किसकी बात करें अगर हम सोडियम की बात करें तो Na, ठीक है। तो इसमें सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 11। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर वो क्या हो गया? दैट इज Z, ठीक है, वो क्या हो गया आपका? 11 हो गया। एटॉमिक नंबर हमारा क्या हो गया? 11 हो गया। ठीक है, तो हमारा एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 11। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर हमारा किसके बराबर है? 11 के बराबर। 11 ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 ही हमारे प्रोटॉन्स हैं। 11 ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ, और 11 ही हमारे क्या हैं? प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 11 हो गया। लेकिन अगर हम Na+ की बात करें, ठीक है, ये सोडियम आयन हो गया ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 11 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एटॉमिक नंबर होगा तो किसके बराबर होगा? केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये न्यूट्रल कंडीशन नहीं है। ठीक है, न्यूट्रल कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि जब न्यूट्रल कंडीशन होती है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। जब आयन आ गया, ये अब Na+ बन गया तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं है। ऐसे ही अगर क्लोरीन का लेंगे तो इसमें कितना होता है? 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी, दोनों ही कितने होते हैं? 17 होते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या? चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लो चाहे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख लो, 17 ही आएगा इन न्यूट्रल स्टेट। बट अगर हम Cl- की बात करें तब आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो जाएंगे? 18, और जो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 17 ही रहेंगे। तो अभी एटॉमिक नंबर किसके बराबर हो जाएगा? केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। तो जनरल केस में हम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो है वो किसके बराबर लेके चलेंगे? हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर लेके चलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स
हम केवल न्यूट्रल कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर कर सकते हैं, वरना हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। ठीक है, अब जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा था, क्योंकि न्यूक्लियस उसी ने ढूंढा था, मास नंबर या फिर एटॉमिक मास नंबर ये किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर हमारा किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर हमारा क्या होता है? मास नंबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? मास नंबर इज इक्वल टू क्या हो गया? एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। मास नंबर किसके बराबर हो गया? एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर किसके बराबर हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। तो क्योंकि जो भी कुछ न्यूक्लियस के अंदर है वो पूरा पूरा क्या हो गया? मास हो गया, पूरा पूरा क्या हो गया? मास हो गया। ठीक है, तो मास नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कोई सिंबल है, कोई हमारा सिंबल है, ठीक है, मास नंबर A, एटॉमिक नंबर Z। ठीक है, जैसे कोई सिंबल है X, हाँ, तो हमेशा मास याद रखना ऊपर लिखते हैं A और एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखते हैं Z। जैसे कि सोडियम, तो सोडियम का मास है 2311। ठीक है, अब इसमें कोई बोले आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल के दो, तो हमें पता है मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर हम एटॉमिक नंबर मास में से नंबर, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है आपका? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर हमें क्या दे देगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे देगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे देगा। ठीक है, तो अगर हम न्यूट्रॉन्स बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उससे एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम न्यूट्रॉन्स बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उससे हमारा एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल मास चेंज होता है। केवल क्या चेंज होता है? मास चेंज होता है। तो कोई भी सिंबल हम ऐसे लिखते हैं, हमेशा ऊपर सर की तरफ मास रहेगा, ठीक है, भार, मास तो समझ लो भार है, तो भार हमेशा कहाँ पे रहता है? सर पे रहता है। तो हमेशा मास नंबर कहाँ लिखेंगे आप? ऊपर, और एटॉमिक नंबर नीचे। एटॉमिक नंबर नीचे, जैसे कैल्शियम लिखना है आपने, तो यहाँ पे 4020, हमेशा मास हमेशा सर पे रखना और एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे रखना। किसी भी सिंबल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी सिंबल को हम, मतलब किसी भी एटम को या एलिमेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर क्या रखते हैं हम? सॉरी, उसका मास, ऊपर हम क्या रखते हैं? उसका मास, और नीचे हम क्या रखते हैं? उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया? एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में। अब इसी में दो टर्म्स आते हैं, एक होता है जनरली जो हमें पढ़ने हैं, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ठीक है, तो आइसोटोप्स देखो ऐसे देखिएगा, क्या? आइसोटोप्स, ठीक है, तो टॉप देख लो, टॉप चेंज हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? टॉप चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब जैसे कि आपने क्या लिया, ये और ये, ठीक है, तो देखो दो कार्बन है, ठीक है, इस वाले कार्बन का मास नंबर कितना है? 14, और इस वाले कार्बन का मास नंबर कितना है? 12, है ना। तो ये हमारे क्या हो गए? आइसोटोप्स हो गए। ठीक है, तो क्या
एन एटम एन। अब देखो एक सेकेंड, अब आपका क्या मास नंबर चेंज हुआ, पहले तो ये देख लो दोनों का क्या हुआ, मास नंबर चेंज हुआ। तो इसका पहले मास लिख लो यहाँ पे, इस वाले कार्बन की बात करो तो मास नंबर कितना है 14, एटॉमिक नंबर कितना है 6, यहाँ पे मास नंबर कितना है 12, एटॉमिक नंबर कितना है 6। मतलब कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों में ही नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 6, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। ठीक है, तो दोनों में ही जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो क्या है, सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, सेम है, 6 है। अब न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, a माइनस जेड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 माइनस 6 कितना हो जाएंगे 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 माइनस 6 कितने हो जाएंगे 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है 8 है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है 6 है। तो क्या, इफ एन एलिमेंट हैज टू डिफरेंट मासेस, ठीक है, if an element has two different masses then those two are called isotopes। जैसे C14 C12 ये दो आइसोटोप्स हो गए। ठीक है, तो आइसोटोप्स में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर, क्या होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, तो आइसोटोप्स में बेसिकली क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। अब देखो जो एटॉमिक नंबर हमारा होता है, क्या जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो बेसिकली किसकी तरह होता है, रोल नंबर की तरह होता है। किसकी तरह होता है, हमारा रोल नंबर की तरह होता है। जैसे कि मान लो ABCDEF, तो इसका रोल नंबर 10 है, इसका 20 है, इसका 21 है, इसका 25 है, इसका 27, इसका 29 है। तो जब भी आप 27 कहोगे मतलब कि हम E की ही बात कर रहे हैं। ऐसे ही जब भी हमारा एटॉमिक नंबर अगर 6 है, ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन की। तो जो अब एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी होते हैं। ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज करोगे तो उस एलिमेंट की आइडेंटिटी बदल जाएगी। सपोज यहाँ पे 6 से हम 7 करते हैं, जैसे ये 6 से अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 हो जाए तो वो तुरंत क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना होता है 7, तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है 7। तो किसी भी एलिमेंट में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो फिक्स होते हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके चेंज हो गए, अगर आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो गए तो वो एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी खो देगा, वो कुछ और बन जाएगा। जैसे कि कार्बन में अगर मान लो कैसे भी करके 6 से अगर 7 प्रोटॉन कार्बन के अंदर आ गए, ठीक है, एक बढ़ गया तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन बन जाएगा। तो इसीलिए हमारा जल्दी जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं चेंज होंगे। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली चेंज होंगे वो हम लोग 12th क्लास में देखेंगे, कैसे प्रोटॉन्स भी आपके, क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फर्दर ब्रेक होते हैं। ठीक है, वो कैसे ब्रेक होते हैं, एक टर्म होता है हमारा बीटा एमिशन। ठीक है, बीटा माइनस एमिशन एंड बीटा प्लस एमिशन, वो लोग 12th क्लास में देखेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब आप देखिए क्या कि ये दोनों प्रोटॉन सेम है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अलग है, तो ये क्या हो गए, आइसोटोप्स हो गए। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन में होता है क्या 1H1 2H1 एंड 3H1। ठीक है, 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। अब इसमें देखो प्रोटॉन तो सब देखो, प्रोटॉन इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। अब न्यूट्रॉन इसमें 1 माइनस 1 0, क्योंकि देखो हमेशा इसमें से ये माइनस करोगे न्यूट्रॉन आ जाएंगे, इसमें से ये माइनस करोगे न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो 1 माइनस 1 0 न्यूट्रॉन, यहाँ पे 2 माइनस 1 1 न्यूट्रॉन, 3 माइनस 1 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसको हम
हाइड्रोजन को हम प्रोटियम कहते हैं, ठीक है, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ठीक है, ये तीन आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम या फिर प्रोटियम, ठीक है। प्रोटियम क्योंकि केवल प्रोटॉन होता है, ठीक है। अब इसमें दो आपके मास नंबर 2 हो गया, एक प्रोटॉन भी हो गया और एक न्यूट्रॉन भी हो गया, ड्यूट्रियम। इसमें मास नंबर 3 हो गया, एक तो प्रोटॉन है ही और एक दो न्यूट्रॉन हो गया, 3 - 1 2। तो ये तीनों क्या हैं, आइसोटोप्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। तो ये हमारे क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। तो आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। सेम क्यों होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज? बेसिकली जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, मतलब कि बॉन्डिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। अच्छा, जैसे कि कार्बन है, हाँ, तो ये इसके अंदर कितने हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं, ठीक। अब जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको 6 प्रोटॉन हैंडल कर रहा है, ठीक है, ये 6 प्रोटॉन हैंडल कर रहा है। तो चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को दोनों सेम तरीके से हैंडल करेंगे, तो इसलिए दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम आइसोबार की बात करें, याद रखना एक बार फिर से, आइसोटोप्स, देखो यहाँ पे टॉप वर्ड आ रहा है, मतलब टॉप चेंज हो गया, 14 और 12 है ना। तो एक एलिमेंट में जब 2 या 2 से ज्यादा मास शो करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप। तो आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, उसमें डिफरेंट होते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, आइसोटोप्स होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे आइसोबार्स की। नाउ वी विल टॉक अबाउट आइसोबार्स। ऐसे ही हमारा क्या होता है, आइसोबार, ठीक है। तो अब 2 डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम मास, क्या, 2 different elements having same mass, ठीक है। जैसे कि अभी देखो, 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, दोनों का मास क्या है, सेम है, तो ये क्या हो गया हमारे आइसोबार्स हो गए। क्या हो गए, आइसोबार। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, सेम मास नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। यहां पे प्रोटॉन कितने हैं, 6, और यहां पे प्रोटॉन कितने हैं, 7। इसका मतलब ये नहीं कि न्यूट्रॉन भी सेम होंगे, न्यूट्रॉन तो देखो यहां पे तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, 14 - 6 8, 14 - 7 7, ठीक है। तो न्यूट्रॉन तो सेम नहीं होंगे लेकिन प्रोटॉन्स क्या होंगे, अलग होंगे, ठीक है। तो न्यूट्रॉन तो सेम नहीं है, बस मास नंबर आपका क्या है, सेम है दोनों का। 2 अलग अलग एलिमेंट जब सेम मास शो करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं, ठीक है। तो सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब देखो एटॉमिक नंबर बदला, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बदले, 6 से जैसे ही 7 हुए वो क्या बन गया, नाइट्रोजन बन गया। क्या बन गया, नाइट्रोजन बन गया। अब क्योंकि दोनों में प्रोटॉन्स अलग अलग हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की हैंडलिंग अलग अलग होगी, तो इसीलिए डिफरेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफर करते हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं, आइसोबार्स डिफर करते हैं, ठीक है। तो जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लेकिन जो हमारे आइसोबार्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफर करती हैं। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, डिफर करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो पीछे मॉडल्स पढ़े, ठीक है, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल, उन मॉडल्स की स्टडी करके, उन मॉडल्स के बारे में पढ़ के जो नील बोर्ड थे, ठीक है, उन्होंने कुछ डेवलपमेंट किए। उन्होंने क्या किए, कुछ डेवलपमेंट्स किए, ठीक है। तो पहला उन्होंने क्या, उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ डेवलपमेंट किए
जिससे कि हम बोर मॉडल बनाएंगे, जिससे कि हम बोर मॉडल डिस्कस करेंगे। तो बोर मॉडल पढ़ने से पहले जो डेवलपमेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। पहला क्या था कि ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पहला क्या था? ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोल सकते हैं इसको। अभी फिलहाल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। तो ड्यूअल कैरेक्टर का मतलब कैसा कैरेक्टर कि पार्टिकल टाइप एंड वेव टाइप, पार्टिकल टाइप एंड वेव टाइप। पार्टिकल टाइप मतलब कैसे? ये सीधा सीधा जा रहा है, ये सीधा सीधा जा रहा है, ये क्या हो गया आपका पार्टिकल टाइप होगा। वेव टाइप का मतलब कैसे? ये क्या हो गया आपका वेव टाइप हो गया। क्या हो गया? वेव टाइप हो गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पहला बोर मॉडल ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकल टाइप और वेव टाइप दोनों कैरेक्टर शो करता है। तो मेन अभी हम अगर हम वेव कैरेक्टर पकड़ के चले तो देखिए जैसे कि ये है, ये हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा भी है। ये एक वेव है, ये हमारी क्या है? पूरी एक वेव, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लैम्डा। दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। लैम्डा हमारा क्या होता है? वेवलेंथ होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लैम्डा। उसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा, ये पूरी एक वेव हो गई, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। क्या होता है? टी। हमारा क्या होता है? टाइम पीरियड, ठीक है। और नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 1 सेकेंड, वो हमारी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को ये इस सिंबल से देखो, ये हमारा क्या होता है? v होता है, ठीक है। अच्छा, और ऐसे किया और फिर ऐसे कर दिया, ये इसको हम न्यू बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बस थोड़ा सा जैसे v आप बना रहे हो ना, ऐसे बस इसको एक ही डायरेक्शन में कर दो। जैसे ये इधर बनाया, दूसरा भी ऐसे कर दो, ये न्यू। फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? न्यू। ये क्या होता है? 1 में टाइम पीरियड, ठीक है। 1 में टाइम पीरियड। इसकी यूनिट क्या होती है? सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज, ठीक है। सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज, ठीक है। अच्छा, ये तो हमें पता है ना। ये हमारा क्या होता है? इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ट्रफ, ठीक है। क्रेस्ट और ट्रफ। तो अगर जैसे ऐसे एक वेव है, ये मान लो एक वेव है, तो वेवलेंथ क्या होगी? दो कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस या फिर दो कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? हमारी वेवलेंथ। और एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक जाने, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक जाने में या फिर एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक जाने में जो टाइम लगता है वो हमारा क्या होता है? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल हमारा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। अच्छा देखो, सपोज इसकी वेलोसिटी क्या है? v। इसकी वेलोसिटी क्या है? v। इसकी वेलोसिटी कितनी है? v है, ठीक। अच्छा, अब यहां से यहां तक जो टाइम है वो कितना है? t। यहां से यहां तक टाइम कितना है? t। अब हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड कितना है? v इनटू टाइम कितना है? t। v इनटू t। अच्छा, ये डिस्टेंस अब देखिए, बताइए यहां से यहां तक जो टाइम लगा वो t लगा, स्पीड v थी। तो डिस्टेंस क्या हो गया? स्पीड इनटू टाइम। और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ये डिस्टेंस हमारी क्या है? लैम्डा। ये डिस्टेंस हमारी क्या है? लैम्डा। तो डिस्टेंस की हम लैम्डा रख दें, तो लैम्डा इज इक्वल टू v इनटू t, ठीक है। तो अब देखो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन में t। t हमारा क्या है? टाइम पीरियड।
और 1/t को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब स्पीड इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। 1 टाइम पीरियड हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो इसकी जगह 1/t है, इसकी जगह फ्रीक्वेंसी रख दिया और ये लैम्डा हो गया। तो याद रखना स्पीड, ये यहां पे हम राइटिंग क्या, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड किसकी, वेव की, स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। जब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ द वेव आ जाएगी, स्पीड ऑफ द वेव आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये हम लोगों ने इसलिए डिस्कस कर लिया कि अभी आगे जब आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमेशा याद रखना स्पीड v, ठीक है, स्पीड v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। यहाँ पे न्यू क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, या फिर स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा, अब एक तो ये हो गया ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज पार्टिकल टाइप टू सिंपल वेव टाइप। ये इस टाइप से चलेगा जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अभी हम इसको और डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब हम क्या देखेंगे, सेकंड, दूसरा जो उसने किया था कि एनर्जी लेवल इज क्वांटाइज्ड। क्या दूसरा जो उसने क्या किया, तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से उसके हिसाब से क्या पता चला था कि एनर्जी लेवल इज क्वांटाइज्ड। जो हमारा एनर्जी लेवल है वो क्या है, क्वांटाइज्ड। तो जो इन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा के हिसाब से इन्होंने क्या एज्यूम किया था, जो एनर्जी लेवल है वो क्या है, क्वांटाइज्ड। ठीक है, अब ये एनर्जी लेवल किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल, या फिर क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जो है हमारा क्वांटाइज्ड है। कहने का मतलब ये है, क्वांटाइज्ड होने का मतलब ये है कि जैसे कि आप एक मिनिमम एनर्जी दे रहे हो, जैसे ये मिनिमम एनर्जी है, ठीक है, x, ठीक है, एक एनर्जी का पैकेट है x, ठीक, इसको मिनिमम एनर्जी को पैकेट को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम। क्या, क्वांटम। अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, क्वांटम आएगा, ये तो बस एक बहुत थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे रहा हूं जिसमें कि आपको क्वांटाइजेशन समझ में आ जाए, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है। तो या तो आप एक पैकेट दोगे, या आप 2 पैकेट दोगे, या आप 3 पैकेट दोगे, या 4 पैकेट दोगे, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता हाफ पैकेट नहीं दे सकते। तो बेसिकली या तो आप एनर्जी x दोगे, या 2x दोगे, या 3x दोगे, या 4x एनर्जी, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी लेगा या देगा। तो जो एनर्जी लेवल है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। एनर्जी लेवल क्या है, क्वांटाइज्ड है। जैसे कि सपोज ये मान लो आपको छत पे जाना है, सपोज यू वांट टू गो ऑन द रूफ टॉप, ठीक है, और ऐसा सिस्टम है, ये जो डिस्टेंस है ये समझ लो 2 मीटर है, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे खड़े हो तो आप कितना चलोगे, यहाँ से हॉप करके यहाँ आओगे तो कितना चले आप, 2 मीटर, फिर आप हॉप करोगे तो कितना चलोगे, 4 मीटर, फिर आप हॉप करोगे तो कितना चलोगे, 6, ये यहाँ से आ गए तो 2 मीटर चले, फिर यहाँ तक पहुंचे तो 4 मीटर चले, जब यहाँ तक पहुंचे तो 6 मीटर चले। क्या इस केस में आप 5 मीटर ऊपर जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। सपोज ये 2 मीटर है, फिर ये 2 मीटर है, अब ये भी 2 मीटर है, तो यहाँ ये वाला जो यहाँ पर 5 मीटर का मतलब आपको जीने के बीच में यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा हवा में, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारी जो स्टेयर्स होती हैं वो भी इस तरीके से क्या होती हैं, क्वांटाइज्ड होती हैं, है ना। क्वांटाइज्ड मतलब कि अगर ऐसा सिस्टम होता है छत पे जाने का, ऐसा सिस्टम होता है स्लोप वाला, तो हम नहीं कहते क्वांटाइज्ड है। क्यों, क्योंकि तो आप कितने भी मीटर जा सकते थे, 2, 4, 6, मतलब 2.1 आप थोड़ा सा चलेंगे 2.1 पहुंच जाएंगे। बट ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न है,
इसमें आप यहाँ पे इस जगह पे खड़े नहीं हो सकते, या तो आप इस हाइट पे होगे या फिर आप इस हाइट पे होगे, बीच की कोई हाइट पे आप नहीं होगे। बट इस केस में आप किसी भी हाइट पे खड़े हो सकते हैं। तो ये क्वांटाइज नहीं है, बट ये वाला सिस्टम क्या है, क्वांटाइज है। ऐसे ही क्या होता है, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, ये भी हम आगे देखेंगे, ये हमारे ऑर्बिट है, मतलब पूरा नहीं बनाया मैंने। तो अगर इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ होगा, ठीक है, या फिर यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, या यहाँ से यहाँ जा सकता है, ठीक है। इस बीच वाले गैप में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, ठीक है। तो सपोज ये 1 2 3 4, या तो 1 वाली एनर्जी होगी, या फिर 2 इंटू, या फिर 3 इंटू, या फिर 4 इंटू। बट ये जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे ये कुछ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। तो इसीलिए हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है वो कैसा है, क्वांटाइज्ड है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल क्या है, क्वांटाइज्ड है, ठीक है। अच्छा, अब इस पे जेम्स मैक्सवेल ने हमें बताया था, किसने बताया था, जेम्स मैक्सवेल ने, क्या, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में अपनी कुछ बातें बताई थी कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, ठीक है। और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्या, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में होता है। सपोज कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे प्रोपोगेट कर रहा है, प्रोपोगेट मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है। तो अब ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई उसकी, ऐसे सपोज ये हमारी क्या हो गई, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, फिर ऐसे, ये। अब आपको अगर कंफ्यूजन है तो लेट मी एक्सप्लेन यू। अगर कोई ऐसे करके प्रोपगेशन है, तो ये करके ऐसे करके जा रहा है, ठीक, कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे करके जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे y एक्सिस पे, हाँ। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे z एक्सिस पे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और पार्टिकल कैसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है। पार्टिकल कैसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस के अलोंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ये परपेंडिकुलर होंगे, और ये परपेंडिकुलर किसके होंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को हम एक साथ क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, और वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होंगी, ठीक। पहली चीज ये हो गई, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या, electromagnetic waves do not require medium to travel। इनको ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। जैसे वाटर वेव है, जैसे मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं, मैकेनिकल वेव्स को हमारे मीडियम की जरूरत होती है, जैसे वाटर हो गया, हाँ, उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। साउंड वेव हो गया, साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या मीडियम की जरूरत नहीं है, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत टाइप की होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत सारी टाइप की हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। देखो सन से जैसे हमारी अल्ट्रावायलेट हो गई, इंफ्रारेड हो गई, है ना। अब जैसे कि हम देखते हैं उनकी सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कि 10 टू द पावर 24 से 10 टू द पावर 22 हर्ट्ज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये गामा रेज, ये कौन सी रेज हो गई हमारी, गामा रेज हो गई।
तो इसका मतलब जो हमारी गामा रेज है उसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है 10 टू द पावर मैक्सिमम 24 से 10 टू द पावर 22 के बीच जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं गामा रेज बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो हम लोग का एक्सरे होता है 10 टू द पावर 18 हर्ट्ज में जो आती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं एक्स रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं एक्स रेज बोलते हैं। जो डॉक्टर यूज करते हैं ना हमारे हम बोलते हैं एक्सरे निकाला है तो उसमें हमारी एक्स रेज होती है। ठीक है, ऐसे ही हमारी 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज के अराउंड जो आती हैं ठीक है वो हमारी क्या होती है यूवी रेज अल्ट्रा वायलेट रेज। ऐसे ही 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज में आती हैं वो हमारी क्या होती हैं विजिबल लाइट। क्या विजिबल लाइट। ठीक है, विजिबल लाइट में क्या आता है हमारा VIBGYOR विब्योर। ठीक है, ये विजिबल लाइट। तो 10 टू द पावर 15 में क्या आता है हमारा विजिबल लाइट आता है। ठीक है, फिर 10 टू द पावर 14 और 12 10 टू द पावर 14 से 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज की रेंज में क्या आता है इंफ्रारेड। क्या आता है हमारा इंफ्रारेड आता है। क्या आता है हमारा 10 टू द पावर 14 से 10 टू द पावर 12 में क्या आता है इंफ्रारेड। ठीक है, फिर 10 टू द पावर 10 हर्ट्ज में क्या आता है हमारी माइक्रोवेव। क्या आती है हमारी माइक्रोवेव। जो टावर्स लगे होते हैं ये जो टावर्स लगे होते हैं इसमें जो एंटीनास होते हैं आप जो ये टेलीकॉम वाले टावर देखेंगे जो इसमें ऐसे डिश एंटीना होते हैं ये वाले ऐसे करके बड़े बड़े से गोल गोल लगे होते हैं ये माइक्रोवेव पे ही काम करते हैं। ये कौन से वेव इसमें किस वेव पे वर्क करते हैं माइक्रोवेव पे वर्क करते हैं। ठीक है, और आपको पता है 10 टू द पावर 8 और ये 10 टू द पावर 6 ये किस हर्ट्ज ये दोनों हमारे किस में आते हैं रेडियो वेव्स में आते हैं। ये किस में आते हैं हमारे रेडियो वेव्स में आते हैं। इसमें रेडियो वेव 10 टू द पावर 8 वाला जो आता है वो क्या होता है FM जो आप सुनते हैं इसको हम बोलते हैं एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और जो 10 टू द पावर 6 होता है ये AM होता है इसको हम क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव्स होती हैं और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स होती हैं। जो हम लोग सुनते हैं ना FM सुन रहे हैं तो वो FM बेसिकली क्या होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव्स होती हैं। ठीक है, ऐसे ही आपकी क्या आती है फिर 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 0 इस रेंज में क्या आती है आपकी लॉन्ग रेडियो वेव्स आती हैं। क्या होती हैं लॉन्ग रेडियो वेव्स आती हैं। ठीक है, अच्छा अभी हम लोगों ने एक चीज देखी थी क्या स्पीड इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। तो न्यू इज इक्वल टू स्पीड अपॉन में लैम्डा। ठीक है, तो देखो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम है तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी और इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो इतनी बड़ी रेंज में जो केवल हमें दिखाई पड़ता है वो केवल क्या देख सकते हैं हम केवल एक छोटा सा पार्ट। अब ये बहुत सारी इस पूरे को हम क्या बोलेंगे ये पूरा क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये जो है बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हम एक बहुत ही छोटा सा पार्ट देख पाते हैं बाकी इधर और इधर हम कुछ भी देख नहीं पाते। इसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं स्पेशल इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं स्पेशल इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं तभी हम इसको डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो पार्टिकल टाइप को डिस्क्राइब करती हैं। उसमें हम क्या देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, और हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद इन सारी चीजों के बाद बोर ने फिर अपना मॉडल डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ तक छोड़ते हैं फिर उसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।